डियर स्टूडेंट्स, गुड नून। पिछले काफ़ी दिनों से हम ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स में बहुत सारे पहलू जुड़े हुए हैं। ह्यूमन राइट्स के विभिन्न प्रकार हैं, विभिन्न मानव और उनकी समस्याएं हैं, विभिन्न व्यक्तियों के कर्तव्य, कुछ व्यक्तियों के अधिकार हैं। हमने विभिन्न अधिकारों की बात की, विभिन्न वर्गों की बात की, हमने लोगों के जीवन की बात की, उनके रहने की बात की, संविधान की बात की। इसी क्रम में हम आज शरणार्थियों के संबंध में चर्चा करेंगे। शरणार्थियों के अधिकार, शरणार्थियों की समस्या, शरणार्थियों के लिए कानूनन प्रावधान, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा शरणार्थियों के बारे में किए गए विभिन्न कार्य। लेकिन इन सब के बावजूद सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि शरणार्थी होते क्या है। प्रत्येक देश में रहने वाले व्यक्ति उस देश के नागरिक होते हैं, जिनको उस देश से पहचान मिलती है। उसका एक संवैधानिक रिकॉर्ड होता है, उसके पास उस राज्य के पहचान से संबंधित विभिन्न दस्तावेज होते हैं। शरणार्थी वे लोग होते हैं जिनका न अपना कोई राज्य होता है, न अपनी कोई भूमि होती है, और न ही कोई अपने देश का नाम होता है। एक तरह से ये वे लोग हैं जो मातृभूमिहीन है, अर्थात उन्हें कोई अधिकार कानूनन दिया नहीं गया है। शरणार्थी कुछ व्यक्ति बनाए जाते हैं, कुछ व्यक्ति मजबूरी से बन जाते हैं, और कुछ शरणार्थी के रूप में पैदा ही होते हैं। शरणार्थी विभिन्न देशों की समस्या के कारण बनते हैं, एक दूसरे देशों में खदेड़े जाते हैं। वे एक नागरिक होते हैं जो अपनी पहचान को मोहताज होते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति के पास घर नहीं है, उसी प्रकार इन व्यक्तियों के पास अपना कोई देश नहीं है। जनवरी 2019 में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी आयोग ने भारत में उन रोहिंग्या शरणार्थियों के उस समूह के बारे में जानकारी मांगी जो अक्टूबर 2018 से म्यांमार से निर्वासित कर दिए गए थे। अब यहाँ दो चीज़ें आती है कि म्यांमार से उनको निर्वासित क्यों गया और वो भारत में क्यों आए। म्यांमार में वहाँ की तानाशाही सरकार ने रोहिंग्या को मार पीट करके भगा दिया गया। उन पे आरोप था कि वे देशद्रोही गतिविधियों में लिप्त है। भारत चूंकि एक सॉफ्ट स्टेट है और वह मानवता में विश्वास करता है, तो उसने अपने यहाँ इनको शरण दी। कुछ इन रोहिंग्या शरणार्थियों में बिना परमिशन के भी सीमा पार कर भारत में आ गए। यानी शरणार्थियों का प्रत्यावर्तन जो है भारत में किया गया, जबकि ऐसा वास्तव में था नहीं। प्रत्यावर्तन वह होता है जब हम किसी व्यक्ति को किसी मूल देश में भेजते हैं। लेकिन म्यांमार में रहने वाले लोग जो मूलतः म्यांमार के थे, भारत में म्यांमार की सरकार की तानाशाही रवैये से बचने के लिए भारत में आए। इसलिए इस तरह के लोग शरण देने वाले देशों में भी समस्या पैदा करते हैं जब यह अधिक संख्या में वहां पहुंच जाते हैं, खास करके सीमावर्ती जिलों में या राज्यों में। तो वहां के मूल निवासी इनका विरोध करने लगते हैं और इसके कारण परस्पर हिंसा होती है, झगड़े होते हैं, वहां का इकोलॉजिकल सिस्टम गड़बड़ा जाता है। परिणाम स्वरूप शरणार्थी और वहां के मूल निवासियों के बीच समस्याएं पैदा होती रहती है। यूएनओ इसके बारे में कुछ भी कहे, लेकिन स्थानीय स्तर पर रहने वाले लोग सदैव इनका विरोध करते हैं।
हालांकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ये मानता है कि रोहिंग्याई जो है वो सबसे अधिक सताए हुए समुदाय है। ये रोहिंग्याई लोग हैं वो जो म्यांमार में 11 लाख के आसपास हैं और दशकों से ये प्रमुख थे वहां रहते आए हैं, लेकिन बौद्ध समुदाय के बीच अब इनका सामंजस्य का अभाव है। परिणाम स्वरूप हिंसा और संघर्ष के कारण इनको इधर उधर होना पड़ रहा है। म्यांमार के लोग रोहिंग्या को अप्रवासी के रूप में देखते हैं और अगर हम लोग स्पष्ट भाषा में कहें तो वह अपना हितैषी इन्हें कतई नहीं मानते हैं। म्यांमार सरकार इनको राज्य विहीन मानती है और इन पर वहां कड़े प्रतिबंध है। न तो वहां स्वतंत्रता की इनको छूट है, न चिकित्सा सुविधा इनको मुहैया की जाती है और न ही आबाद भ्रमण। इस कारण से ये बेटर जीवन के लिए भारत की ओर रुख किए हुए हैं, लेकिन भारत में इनके आने से यहां का ढांचा गड़बड़ा रहा है। भारत की जो होम मिनिस्ट्री है वो ये कहती है कि भारत में लगभग 40,000 रोहिंग्या रहते हैं, जबकि इनकी संख्या लाखों में। अगर हम लोग इसी प्रकार अन्य शरणार्थियों की बात करें, ग्लोबल लेवल पर देखें, एक मैंने एक एग्जाम्पल बताया कि रोहिंग्या जो पिछले दिनों में काफ़ी चर्चित रहा, उसके बारे में ये जानने से आपको समझ में आया कि शरणार्थी वास्तव में होते हैं क्या। ग्लोबल फ्रेमवर्क में अगर हम लोग देखें तो इसको हम ये कह सकते हैं, एक देश से दूसरे देश में बड़े पैमाने पर शरणार्थियों के आने की समस्या का समाधान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 1951 में एक पहला सम्मेलन बनाया और उसमें कुछ निर्णय लिए जिसे 1951 का शरणार्थी अधिनियम कहते हैं। लेकिन कोई देश यूएनओ के बनाए कानून को क्यों माने जबकि वहां के स्थानीय नागरिक उसका विरोध करते हो? तो इस तरह की एक समस्या निरंतर चलती रही है। अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि ये भारत पर नियम लागू नहीं होते क्योंकि भारत इस प्रोटोकॉल से जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन शरणार्थियों को वापस भेजना अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक मानक है जो इस अभिसमय प्रोटोकॉल से जुड़े देशों और पक्षों को भी इसे मानने के लिए बाध्य करता है। इसी प्रकार 1951 के बाद में 1967 में एक प्रोटोकॉल हुआ। अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अभिसमय हैं, प्रसंविधाएं हैं, वो भी इनसे जुड़े हुए कानून हैं जो अन्य आने वाले समय हम देखेंगे। इसके अतिरिक्त मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा है, उसमें भी इसके संबंध में काफ़ी चर्चाएं की गई है। हमारे देश में भी की गई है। ऐसे में केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र और रोहिंग्या शरणार्थियों के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया सकता। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाम अरुणाचल प्रदेश राज्य मामले 1996 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी थी कि हमारे संविधान में सभी लोगों को अधिकार दिए गए हैं तथा देश के नागरिक तथा इनके साथ ही कुछ अन्य अधिकार भी दिए गए हैं। भारत में अगर शरणार्थियों की बात करें तो इनकी बढ़ती समस्या जो है वह भारत के लिए चिंता का विषय है, लेकिन इसके लिए कोई विशेष कानून भी नहीं है। विदेशी विषयक अधिनियम 1946 एक वर्ग यानी एक क्लास के रूप में शरणार्थियों द्वारा पेश की जाने वाली अजीबोगरीब समस्याओं का समाधान करने में सक्षम नहीं है। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें तो नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के दायरे में जो बाहर से आने वाले मुसलमान हैं उनको बाहर रखा गया है। केवल हिंदू, ईसाई और जैन, पारसी, सिख, बौद्ध शरणार्थी ही भारत के नागरिक हो सकते हैं। यह भी प्रावधान किया गया है जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से प्रताड़ित हो गए हैं। इसमें कंडीशन भी जोड़ी गई है कि 3 देश से, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से।
जबकि म्यांमार से आने वाले रोहिंग्याओं में अधिकांश मुस्लिम हैं जिन्हें ये अधिकार भारत में नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत अपने आप में इकोलॉजिकल सिस्टम में इम्बैलेंस को सहन करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि पहले से ही इस तरह के लोग जो बाहर से आए हैं भारत में अवैधानिक गतियों में लिप्त है, असंवैधानिक कानून में लिप्त है और प्राय स्थानीय स्तर पर झड़पों के साथ साथ जो अपराध होते हैं उनमें भी शरणार्थियों का काफ़ी हाथ होता है। अगर हम लोग इसमें भारत की स्थिति के बारे में बात करें तो ये चीज़ें आई गई। इसके अतिरिक्त आगे क्या कह सकता है, तो भारतीय न्यायपालिका में कार्यपालिका और विधायिका का कोई हस्तक्षेप नहीं है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने मानवाधिकार को भारतीय राज्य व्यवस्था के केंद्र में रखा और ऐसे विभिन्न समुदायों के बीच निष्पक्षता का एक साधन बनाने का प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त जो विदेशी नागरिक हैं उनकी स्थिति के लिए भारत सरकार निरंतर प्रयास है, उनको कैंपों में रखती है, उनको काम देने का प्रयास करती है, लेकिन किसी भी मेज़बान देश को उन्हें फिर से उसी प्रताड़ना भरे दलदल में फेंकने के बजाय आने वाली कठिनाइयों में उन्हें बचाने का प्रयास करना चाहिए। तो शरणार्थियों की जो समस्या है उसके बारे में हमें सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए।